हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे लिए राजनीति नहीं राष्ट्र नीति है। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये अवसर था नोएडा का जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई है उस पर बोला गया है। नरेंद्र मोदी ने ये बोला है कि जो हमारी पार्टी है यानी कि जो भाजपा सत्ता में आई है उसका उद्देश्य अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं, अपितु देश के विकास को लेकर ये पार्टी सत्ता में आई है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो किस तरीके से देश का विकास कर सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए गुरुवार को जेवर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं पर सरकार की दृढ़ता जताई है। कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे लिए राजनीति नहीं राष्ट्र नीति है। इसके आगे स्वार्थ नीति नहीं टिक सकती है। हमने तय किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अटके नहीं, भटके नहीं और लटके नहीं। तय समय में परियोजना का काम पूरा करने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। उन्होंने कहा कि देश के 85% हवाई जहाज मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवर ऑयलिंग इन सब के लिए विदेश जाते हैं। यानी कि जब भारत के विमान या कोई भी एयर इंडिया, स्पाइस जेट या फिर इंडिगो, ये सब अगर विदेश जाते हैं तो इनकी जो सर्विस है वो विदेश में होती है, क्योंकि भारत के पास ऐसी सुविधाएं अभी नहीं है, इतना बड़ा रख रखाव नहीं है या आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा एयरपोर्ट अभी तक नहीं था कि ये सब कार्य हो सकें। इसके लिए ही अब जेवर एयरपोर्ट में सुविधाएं कर दी गई हैं, यानी कि अब जितनी भी सर्विस इत्यादि कार्य हैं वो अब भारत में ही होंगे। इससे सालाना 15,000 करोड़ रुपए बचेगा और जेवर एयरपोर्ट की लागत है 30,000 करोड़ रुपए। यानी कि एक तो पैसे बचेंगे और ऊपर से यहाँ पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, 8 लाख आय की सीमा पर पुनर्विचार करेगा केंद्र। देखिए, ये जो न्यूज है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया गया था उससे रिलेटेड है। तो इसमें यह बताया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 8 लाख रुपए सालाना आय की सीमा पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करेगी। देखिए, संविधान के 103वें संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। तो वो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत लाभ नहीं उठा सकते थे जो 8 लाख से ऊपर का धन या फिर उनकी आय होती थी। तो इस पर अब पुनर्विचार किया जाएगा। और इसमें ईडब्ल्यूएस के बारे में और जान लीजिए कि भारत सरकार द्वारा देश में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी अब आरक्षण प्रदान किया जाएगा या किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उन परिवारों को दिया जाएगा या दिया जाता है जिनकी सालाना आय 8 लाख या उससे कम है, खेती की जमीन 5 एकड़ से कम और घर 1,000 स्क्वायर फीट से कम है, उस परिवार को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो गुरुवार को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश की खातिर नीट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण लागू करने के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया है। मेहता ने कहा कि पुनर्विचार प्रक्रिया और निर्णय लेने में 4 सप्ताह का समय लग सकता है। कोर्ट को पूर्व में दिए गए भरोसे के मुताबिक तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ की 3 सदस्यीय पीठ ने सॉलिसिटर जनरल के बयान को दर्ज करते हुए मामले की सुनवाई 6 जनवरी तक के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार ने इसी सत्र में मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट के तहत ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख सालाना आय की सीमा तय की है जो ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित है जिसमें नीट पीजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने को चुनौती दी गई है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख वार्षिक आय सीमा तय करने का आधार और प्रक्रिया पूछी थी। नेक्स्ट न्यूज है कि संसद सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून वापस लेने की तैयारी। तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने वाले विधेयक को संसद के शीत सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में पारित करने की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में राजग और भाजपा के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया जा रहा है। सरकार कृषि कानूनों को पहले ही दिन रद्द कर आंदोलनकारी किसानों की सबसे बड़ी मांग पूरा करना चाहती है। इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों से 19 नवंबर को किए गए वादे को पूरा करेगी। कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित तीनों विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे शीत सत्र के पहले ही दिन कार्यसूची में शामिल करने की विधायी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भाजपा के सांसदों को पार्टी के चीफ व्हिप राकेश सिंह की ओर से उस दिन अनिवार्य से सदन में उपस्थित रहने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक पारित कराने में विपक्षी दल कोई अड़ंगा लड़ाएंगे, इसकी गुंजाइश नहीं है। किसान आंदोलन का शुरू से समर्थन करता आ रहा है। विपक्ष तीनों कानूनों की वापसी की मांग पर अड़ा था। इन कानूनों की वापसी संबंधी विधेयक पर केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ही मुहर लगा दी थी। नेक्स्ट है एस जयशंकर ने चीन की BRI परियोजना पर उठाए सवाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को चीन की BRI परियोजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि कनेक्टिविटी की कोई गंभीर पहल पारदर्शी और आपसी भागीदारी के अनुरूप होनी चाहिए। इस तरह की परियोजनाओं में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत मानता है कि संपर्क बढ़ाने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाना चाहिए। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्यों के शासन प्रमुखों की बैठक में वर्चुअल संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि हालांकि किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनका इशारा स्पष्ट रूप से चीन की BRI परियोजना की ओर था। BRI परियोजना का एक हिस्सा कश्मीर से होकर गुजरता है, जो अभी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। बैठक में चीन, पाकिस्तान, रूस समेत 10 देशों के शासन प्रमुख मौजूद थे। आबादी में पहली बार पुरुषों पर 20 पड़ी महिलाएं। जनसंख्या में लिंगानुपात को लेकर सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS5 के मुताबिक देश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में भारत के बढ़ते कदम का प्रतीक बताया है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। NFHS राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाला सर्वेक्षण है। इसमें जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण समेत विभिन्न मानकों पर देश की तस्वीर समझाने का मौका मिलता है। 2005-06 में किए गए NFHS3 में महिलाओं व पुरुषों का अनुपात बराबर पाया गया था। 2015-16 में 4 में हल्की गिरावट के साथ अनुपात 1000 पुरुषों पर 991 महिलाओं का हो गया था। अस्पताल में प्रसव को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। सर्वेक्षण से पहले के 5 साल में 88.5% प्रसव अस्पताल में हुए हैं। NFHS4 में यह संख्या 78.9% थी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है वायुसेना को फ्रांस से मिले 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 विमान। भारतीय वायुसेना के बेड़े को मजबूती देने के लिए फ्रांस से 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 यानी कि 2000 लड़ाकू विमान ग्वालियर एयरबेस पहुंच गए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रशिक्षण श्रेणी के इन दोनों विमानों को फ्रांस की वायुसेना इस्तेमाल कर रही थी। अब इन विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जारी मिराज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत नवीनतम मानकों के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अलग अलग समूहों के करीब 51 मिराज विमानों की खरीदा है, जिनमें 3 स्क्वाड्रन गठित की गई है और तीनों ही ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात हैं। फ्रांस और भारत के बीच 51 विमानों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए मिराज अपग्रेड समझौता किया गया था और इस श्रेणी के कुछ विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ किट
बची हुई है। अब इन किटों को इन दोनों विमानों पर लगाया जाएगा ताकि उन्हें युद्ध अभियानों के अनुकूल बनाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, पनडुब्बी आईएनएस वेला ने बढ़ाई नौसेना की ताकत। नौसेना की युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गुरुवार को पनडुब्बी आईएनएस वेला को शामिल किया गया है। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में पनडुब्बी संचालन में आईएनएस वेला एक शक्तिशाली मंच का काम करेगी। भारतीय नौसेना द्वारा कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी परियोजना 75 के तहत शामिल की जाने वाली 6 पनडुब्बियों में से वेला चौथी है। एक हफ्ते से भी कम समय में भारतीय नौसेना के बेड़े को मजबूत करने का यह दूसरा बड़ा प्रयास है। गत 21 नवंबर को नौसेना ने युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम को बेड़े में शामिल किया है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि प्रोजेक्ट 75 आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना की पानी के नीचे युद्ध की क्षमताओं को बदलकर रख देगा। आज की गतिशील और जटिल सुरक्षा स्थिति को देखते हुए वेला की ताकत भारत के समुद्री हितों की रक्षा नौसेना की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि वियतनाम संग नए कारोबारी गठजोड़ की तैयारी में भारत। इलेक्ट्रॉनिक्स के वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ने वाले वियतनाम के साथ भारत विशेष कारोबारी सहभागिता की तैयारी में जुट गया है। हाल ही में दोनों देशों के बीच उद्यमियों की एक बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी ताकि दोनों देशों के बीच नई संभावनाओं की तलाश की जा सके। वियतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में भारत से काफी आगे है। भारतीय उद्यमी वहां के कारोबारियों से गठजोड़ की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सफलता हासिल की जा सके। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह यानी आसियान के सदस्यों के रूप में भारत और वियतनाम का व्यापार समझौता है, लेकिन उससे भारत को खासा फायदा नहीं हुआ है। तो यहां पर एक टर्म आया है हमारे जानने के लिए, आसियान। आसियान जिसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान फिर से देख लीजिए, ASEAN, इसका फुल फॉर्म फिर से जान लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यह दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्रों में शांति स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करता है। भारत आसियान का तब से सदस्य है जब 8 अगस्त 1967 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे भारत प्रमुख देश हैं इसमें। और इसका जो उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को प्रोत्साहित करना, क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, साझे हितों में परस्पर सहयोग व सहायता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है सरकार की कमाई और खर्च दोनों बजट अनुमानों से अधिक। गरीब व किसान से जुड़ी कल्याण योजनाओं के विस्तार से सरकार के खजाने पर चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ से अधिक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। हालांकि इससे सरकार पर कोई बड़ा दबाव नहीं आएगा, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में सरकार के खर्च के साथ साथ बजट वसूली भी बजट अनुमानों से अधिक होने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर 2021 मार्च 2022 में बजट अनुमान का 59% पूंजीगत खर्च किया जाना है, जिससे इकोनॉमी में और तेजी आएगी। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बजट में प्रस्तावित 5.54 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च का सिर्फ 41% ही खर्च हो पाया है, लेकिन मंत्रालय हर हाल में चालू वित्त वर्ष के लिए बजट में प्रस्तावित पूंजीगत खर्च लक्ष्य हासिल करने के लिए तत्पर है। ऐसे में पूंजीगत खर्च की लगभग 60% यानी 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दूसरी छमाही में व्यय होगी। इससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, संविधान ही है सबसे बड़ा मार्गदर्शक, और ये आर्टिकल लिखा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने।
इस आर्टिकल में बेसिकली बताया गया है कि संविधान क्या है, संविधान किस तरीके से किसी देश को चलाता है, और लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र की शक्ति क्या होती है, और लोकतंत्र की परंपरा क्या होती है। ओम बिरला जी ने इस पर फोकस किया है, इस पॉइंट्स पर फोकस किया है। देखिए, भारत विश्व का महानतम कार्यशील लोकतंत्र है। ऐसा न केवल इसके विशाल आकार अपितु इसके बहुलतावादी स्वरूप और समय की कसौटी पर खरा उतरने के कारण है। लोकतांत्रिक परंपराएं और सिद्धांत भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग रहे हैं। हमारे समाज में समता, सहिष्णुता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जीवन शैली जैसे गुण सदियों से विद्यमान रहे हैं। लोकतंत्र की जड़ें हमारी राजनीतिक चेतना में गहराई तक समाई हुई हैं। इसलिए विभिन्न कालखंडों में यहाँ चाहे कोई भी शासन व्यवस्था रही हो, मगर आत्मा लोकतंत्र की ही रही है। जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया के कई देशों ने करीब उसी समय आजादी पाई, परंतु अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को संरक्षित एवं संवर्धित करने के कारण भारत को विशेष प्रतिष्ठा मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब आजादी के नायकों और हमारे मनीषियों ने संविधान की रचना की तो उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के आधारभूत मूल्यों को सहज ही शामिल कर लिया गया। संविधान निर्माण के दौरान संविधान निर्माताओं के समक्ष 3 मुख्य उद्देश्य थे: राष्ट्र की एकता और स्थिरता को सुरक्षित रखना, नागरिकों की निजी स्वतंत्रता और विधि के शासन को सुनिश्चित करना, तथा ऐसी संस्थाओं के विकास के लिए जमीन तैयार करना जो आर्थिक और सामाजिक समानता के दायरे को व्यापक बनाए। संविधान निर्माताओं ने अपने अनुभव, ज्ञान, सोच और जनता से जुड़ाव के चलते न केवल इन लक्ष्यों की पूर्ति की, बल्कि हमें ऐसे संविधान प्रदान किए जो अपने समय का सबसे प्रगतिशील एवं विकासोन्मुखी संविधान है। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। देखिए, अगर अब्राहम लिंकन के अनुसार उनकी परिभाषा जाने तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन प्रमाणित माना जाता है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य होता है। भारत के प्राचीन गणतंत्रों अथवा यूरोप के एथेंस लोकतंत्र का इतिहास ही 2000 वर्ष से अधिक पुराना है। हम देखते हैं कि उस काल में मानव समाज में भी लोकतांत्रिक संस्थाएं किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। भारतीय गतिविधि जैसे जैसे व्यापक रूप लेती गई, मानव दृष्टि में व्यापकता आती गई। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और दलीय। और संविधान की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। यह दिन यानी कि 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो लोकतंत्र आपको पता चल गया कि देखिए, लोकतंत्र जहां पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, कोई राजशाही परिवार का उत्तराधिकारी ही उसका अगला शासक नहीं बनते जाता है। इसका मतलब यही है कि लोकतंत्र जनता चुनती है, जब अगर जनता चाहे तो सत्ता पलट भी सकती है। पिछले 72 वर्षों में हमारा लोकतांत्रिक अनुभव सकारात्मक और गौरवान्वित करने वाला रहा है। इस दौरान देश में न केवल लोकतांत्रिक संविधान का पालन किया, बल्कि उसमें नए प्राण फूंकने और लोकतांत्रिक चरित्र को सशक्त बनाने में अत्यधिक प्रगति की है। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं। हमारे विकास की धारा भी एक ध्रुवीय न होकर सर्वसमावेशी और समतावादी है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारा संविधान हमें ऐसी राह दिखाता है और सुनिश्चित करता है कि विकास यात्रा में समाज का कोई तबका पीछे न रह जाए। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली स्थानीय स्वशासन तथा पंचायती राज जैसी संस्थानों के माध्यम से महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्ग की सामाजिक आर्थिक प्रगति में भागीदारी पर बल देती है। वास्तव में संविधान वह आधारभूत विधि है जिस पर देश के अन्य सभी कानून आधारित होते हैं। यह एक पवित्र दस्तावेज है, सभी की इससे आदर्शों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। संविधान ने राष्ट्र के सभी अंगों को उन लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होने का अधिदेश सौंपा है जिनके हितों की रक्षा के लिए वे बनाए गए हैं।
हमारे संसदीय प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए लोकतंत्र के तीनों स्तंभों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहते हुए आपसी समन्वय से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है अभी बाज नहीं आया पाकिस्तान, और ये आर्टिकल लिखा है काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक दिव्य कुमार सोती द्वारा। मुंबई हमलों की बरसी से ठीक पहले आई कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की किताब 10+20 ईयर्स में उस हमले के बाद की भारत की प्रक्रिया दिखाई गई है। यानी कि मनीष तिवारी ने इस आर्टिकल में या इस बुक में ये लिखा है कि जो 26/11 का हमला था उसके बाद जो हमारी एयरफोर्स थी वो पूरी तरीके से तैनात थी कि किस तरीके से, यानी कि उन्हें अगर आदेश मिले तो वो पाकिस्तान पर या पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसमें आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया जा सके। यहाँ तक कि जो वायुसेना थी वो पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार थी। और जो उस समय के वायुसेना प्रमुख थे, उनका नाम यहाँ पर देखिए दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है नाम कि उस समय के जो वायुसेना प्रमुख थे फाली होमी मेजर, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि 26/11 का जो आतंकी हमले का सैन्य जवाब देने के लिए हम तैयार थे और हम पूछ भी रहे थे कि देना है या नहीं, लेकिन सप्रसंग सरकार इस फैसले पर कोई निर्णय नहीं ले सकी। और उसके बाद के जो वायुसेना अध्यक्ष थे BS धनोआ, वो भी इस ओर इशारा कर चुके हैं या स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि उस समय की गवर्नमेंट इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकी। उस समय के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे MK नारायणन ने पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी जवाबी कार्रवाई के लिए 5 विकल्प भी सुझाए थे, लेकिन राजनीतिक ढुलमुल रवैये के कारण फैसला लेने नहीं लिया जा सका और कहीं ना कहीं भारत की छवि इस पर धूमिल भी हुई थी। उस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए साजिशकर्ताओं ने भारत की तटीय सुरक्षा में मौजूदा छोटी छोटी कमियों का फायदा उठाया था। आज के बदले परिवेश में ड्रोन इसी प्रकार की नई सुरक्षा चुनौतियों के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन की घुसपैठ करना आम बात होता जा रहा है। जहां इन ड्रोनों का उपयोग जासूसी और अवैध हथियार गिराने के लिए किया जाता है, वहीं आतंकी हमलों के लिए भी होता है। अभी कुछ समय पहले आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में ड्रोन का उपयोग किया गया। इसमें बम बांधकर निशाने से टकरा दिया जाता है। इस वर्ष जून और जुलाई में पाकिस्तान द्वारा इससे मिलते जुलते कम से कम 2 प्रयास किए जा चुके हैं। इसमें जम्मू एयरबेस को निशाना बनाने का प्रयास भी शामिल है। ऐसे सुरक्षा परिदृश्य के चलते केंद्र द्वारा सीमाई राज्यों में सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का राज्य सरकारों द्वारा विरोध नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है तेज तरक्की का जरिया। ये नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है उस पर लिखा गया है आर्टिकल, जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज में जो पहली न्यूज़ है हमारे लिए कि CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा बने इंटरपोल के सदस्य। वैश्विक पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने गुरुवार को भारत के उम्मीदवार CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को एशियाई अधिशासित समिति का सदस्य चुन लिया है। इसके साथ ही इस्तांबुल में आयोजित इंटरपोल की महासभा के दौरान इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासेर अल रईसी को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के इस अवसर पर दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से कई आरोप लगाए जाने के बावजूद यह निर्णय लिया गया है। जनरल नासेर पर बंदियों को प्रताड़ित करने का आरोप है। मेजर जनरल अहमद नासेर अल रईसी UAE के गृह मंत्रालय के इंस्पेक्टर जनरल हैं। उनका निर्वाचन 4 साल के कार्यकाल के लिए हुआ है। मानवाधिकार संगठनों ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने UAE के बंदियों को शारीरिक मानसिक यातनाएं दी थी। उन पर रिश्वत लेने के आरोप भी कई अन्य अपराधों पर के आरोप उन पर लगे हैं। इंटरपोल का अध्यक्ष का चुनाव पिछले कुछ अरसे से लंबित था, क्योंकि इस निकाय के चीनी अध्यक्ष मेंग होंगवेई अपने 4 साल के कार्यकाल के बीच अचानक वर्ष 2018 में चीन के दौरे के दौरान लापता हो गए। अब पता चला है कि चीन सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया है और इसलिए अब इस पद को खाली नहीं रखा जा सकता है। उन पर भी रिश्वत लेने और अन्य किस्म के अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। अल रईसी के खिलाफ 5 देशों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें फ्रांस और तुर्की शामिल हैं। फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है और तुर्की में चुनाव हुआ है।
नेक्स्ट न्यूज है कि बांग्लादेश और नेपाल को विकासशील देशों में शामिल करने का प्रस्ताव पारित। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बांग्लादेश, नेपाल और लाओस को न्यूनतम विकसित देश की श्रेणी से विकासशील देशों की सूची में शामिल करने संबंधी एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह तीनों देशों की प्रगति को प्रदर्शित करने वाली अहम उपलब्धि है। यूएनजीए ने अपने 76वें सत्र में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इन देशों को विभिन्न मोर्चों पर तैयारियों के लिए 5 साल का समय दिया गया है। वर्ष 2026 में ये विकासशील देशों में शामिल हो जाएंगे। कोविड-19 के हालात से पैदा होने वाले आर्थिक और सामाजिक झटकों के बावजूद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपायों, नीतियों व रणनीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने के बीच यह दर्जा बढ़ाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोविड-19 का नया वेरिएंट, भारत सतर्क। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कोविड-19 के नए वेरिएंट का पता लगाया है। B.1.529 नामक इस वेरिएंट में बहुत असामान्य बदलाव हैं जो चिंता पैदा करते हैं। अंदेशा है कि नया वेरिएंट प्रतिरक्षा प्रणाली को भेद सकता है और वायरस को अधिक संक्रामक बना सकता है। इससे सतर्क भारत ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग व बोत्सवाना होकर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अपने पत्र में राज्यों से कहा है कि कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले यात्रियों के नमूनों को जांच के लिए IGSLS या जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज में तत्काल भेजा जाए। तो ये आज का, क्योंकि स्पोर्ट्स पेज में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें, तो ये आज का 26 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।